हेलो, गुड आफ्टरनून। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। तो अगर मैं रिकैप करूं लास्ट क्लास के डिस्कशन का, तो मेन पॉइंट्स थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है या सब्सटेंस है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। बहुत सारे फ्री चार्जेस अवेलेबल रहते हैं, राइट। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में फ्री चार्जेस अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी जिसकी मैग्नीट्यूड इतनी रहेगी कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैंसिल कर दें। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब जो कंडक्टिंग मटेरियल है वहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो जीरो हो जाएगी। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज देंगे तो वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा। अगर कंडक्टर हॉलो हुआ तब भी वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जाएगा, और अगर सॉलिड हुआ तब भी आउटर सरफेस पे जाएगा। अगर कंडक्टर हॉलो है और हमने एक हॉलो रीजन पे एक चार्ज रखा है तो उस केस में चार्जेस कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो हमने देखा था कि इनसाइड वॉल ऑफ द कैविटी में जो अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, अगर आपको याद होगा, मैं उसको बनाना चाहूँगा यहाँ पे फिर से एक बार जस्ट एज अ रिकैप। अगर यहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इसके इनसाइड वॉल में आपको दिखेगा कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आते हुए और आउटर वॉल में प्लस क्यू चार्ज चला आएगा, ठीक है। सो सो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे। तो आज बेसिकली हम इसी को आगे लेके चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू मूव ऑन विद द कॉन्सेप्ट। अब दूसरी बात, यहाँ पे हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो भी एक्सटर्नल चार्ज आप देते हो कंडक्टर को, वो सारा का सारा चार्ज आपको सरफेस पे मिलता है। तो इसीलिए कंडक्टर के सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज डिफाइंड बाय सिग्मा विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, बिकॉज चार्ज हमें सरफेस पे मिलता है, वॉल्यूम पे नहीं मिलता। तो सिग्मा डिफाइन होता है। एक और बात पढ़ी थी हमने कि जो सिग्मा है, ये सिग्मा वाज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ यू रिमेंबर दिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग जगहों पे अलग अलग है तो सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट। सिग्मा की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसके ऊपर हमने बात की थी कि जो जनरली जो जो किसी भी सरफेस का बॉडी बनाया जाता है, मेटेलिक बॉडी, तो वो जनरली राउंड बनाया जाता है, क्योंकि राउंड बनाने से हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि एवरीवेयर द सिग्मा इज कांस्टेंट। सिग्मा इज कांस्टेंट, सिग्मा हर जगह पे सेम होगा। ये हम लोगों को ये समझ में आता था। लेकिन अगर कोई भी आर्बिट्ररी शेप का है तो उस केस में सिग्मा अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर शार्प टर्न लेता है, मतलब कहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, तो उस जगह पे आपकी सिग्मा सबसे ज़्यादा होगी, और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ पे सिग्मा कम होगी। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड। जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है। सपोज वी आर हैविंग अ कंडक्टर लाइक दिस, और इस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड में हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। तो दिस इज आस्क। तो कंडक्टर के जस्ट एक्सटर्नल कंडक्टर जस्ट बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर निकालना है, मान लो हमने एक बहुत छोटा सा यहाँ पे रीजन लिया है डीए एरिया का, इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस डीए को एनक्लोज करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और इसको अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है, ये गॉसियन सिलेंडर कुछ ऐसा बनेगा, और सरफेस यहाँ पे है। इस सरफेस पे हमने एक एरिया लिया हुआ है जो डीए है, और उसी के ऊपर हमने गॉसियन सरफेस बनाया है। तो ये एरिया भी डीए है, ये एरिया भी डीए, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर निकालना है। तो अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे, अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सरफेस आपका बना है, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस पे आएंगी
वो जब इस सरफेस से बाहर निकलेंगी, ध्यान से सुनना, जब इस सरफेस से जस्ट बाहर निकलेंगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। रीजन बीइंग, ये जो सरफेस बनेगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट पे तो बेसिकली अलोंग द सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का अगर ए है, इस पॉइंट का बी है, ये पॉइंट सी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे सेम आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा। तो पोटेंशियल अगर सेम आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दिस पॉइंट, क्योंकि वो अगर कुछ एंगल पे हुआ, मैंने इसका लॉजिक बताया था, अगर वो कुछ एंगल पे हुआ तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर सरफेस। जो अलोंग द सरफेस है वो यहाँ के चार्जेस को मूव कराएगा, और चार्जेस को अगर मूव कराया तो चार्जेस मूव करेंगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन द सरफेस। अब हमें पता है कि चार्जेस तभी मूव कर सकती हैं जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, लेकिन अगर कोई भी सरफेस है, उस सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस वो बन गया है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर चार्जेस खुद से फ्लो कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, देन वी हैव टू कंक्लूड दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट डिफरेंट पोटेंशियल, बट लॉजिकली स्पीकिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट सेम पोटेंशियल। तो इसका मतलब हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो सरफेस से जस्ट बाहर निकलेंगी, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, इट कैन नॉट बी एट एनी अदर एंगल। ठीक है, मतलब मान लो मैंने एक ऐसा सरफेस लिया, इस सरफेस पे अगर मैंने बोला है कि कुछ चार्ज मैंने इस सरफेस को दिया है, तो चार्ज दिया है तो ये चार्ज इस सरफेस के, इस कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा। अब इस कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा यहाँ पे चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी कि दैट विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, कोई एंगल पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एंगल पे होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक फोर्स लगाएगी चार्जेस के ऊपर जो सरफेस पे है, और चार्ज ऑटोमेटिकली मूव करने लगेंगे उस कंडक्टर के सरफेस पे, विच इज नॉट फिजिबल। बिकॉज हम ये पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्जेस तो हैं बट चार्जेस के अंदर कोई मोशन नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड कोई भी अदर एंगल पे हुआ तो जो चार्जेस सरफेस के ऊपर आई है वो अपने आप मूव करने लगेगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन वायलेट हो जाएंगे। तो जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर सरफेस। नाउ लेट्स ट्राई टू यूज इट टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर निकालनी है। अब बिकॉज ये सरफेस जो है, ये सरफेस का अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे जो सिग्मा होगी ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। मान लो इस डीए में जो सिग्मा है वो सिग्मा हमने सिग्मा मान लिया, इस डीए एरिया पे, इस डीए एरिया पे जो सिग्मा प्रेजेंट है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो मान लो सिग्मा है। तो अगर ये सिग्मा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड दिस कंडक्टर कितना होगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ लगाने के लिए ध्यान से सुनना, वी हैव टू अप्लाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वी हैव टू अप्लाई दैट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम इस सरफेस के कंडक्टर के जस्ट बाहर, ये जो डी एरिया है इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर, यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा डी और इलेक्ट्रिकल फील्ड है दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ई बाहर निकाल लिया, क्लोज लूप इंटीग्रल डी कर दिया, विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एरिया है, ये एरिया, ये गॉसियन सरफेस के कितने एरिया है देखो, एक है फ्लैट एरिया और एक है कर्व्ड एरिया। अब कर्व्ड एरिया अगर आप देखोगे और फ्लैट एरिया देखोगे, फ्लैट एरिया में भी दो, एक है कंडक्टर के बाहर आउटर फ्लैट और एक है इनर फ्लैट। अब ध्यान से देखो, जो आउटर फ्लैट है, ध्यान से सुनना, जो पहले इनर फ्लैट बात करते हैं, इनर फ्लैट में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो 0 है। तो इनर फ्लैट सरफेस के कारण कुछ भी आपका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इनर फ्लैट के कारण 0 आ रहा है। अब आउटर फ्लैट
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जाएगी और एरिया वेक्टर जो है वो भी ऐसे ही जा रही है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये बन जाएगा E इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ 0। अब कर्व सरफेस के बारे में देखें। कर्व सरफेस का अगर देखें तो एरिया वेक्टर आएगा ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे लिया है हमने, ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया है। यही वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन है हर जगह पे, राइट। डी एरिया पे जस्ट परपेंडिकुलर निकलेगा। अभी मैंने क्या सिखाया था, सरफेस से जस्ट बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के जस्ट बाहर जिसके ऊपर चार्ज दे दिया है आपने, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर होगी तो ये कर्व सरफेस के कारण ई डॉट डी ए जो है, ई और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल जो है कितना है, ई एंड डी ए वेक्टर के बीच का एंगल, ई एंड डी ए के बीच का एंगल जो है वो है 90 डिग्री। तो देयरफॉर ई डॉट डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब ई डॉट डी ए आप निकालोगे पूरा चीज को अप्लाई करके, इट विल बिकम ई इंटू डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, क्या हमने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माना है, तो सिग्मा क्या, इस डी ए बहुत छोटा एरिया है तो हम यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिग्मा वेरिएबल है। वाई सिग्मा इज वेरिएबल बिकॉज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो रहा है। तो अगर मैंने बहुत छोटा एरिया डीए माना है तो उस जगह पे हम सिग्मा को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो सिग्मा अगर कांस्टेंट माने तो जो चार्ज एनक्लोज क्यू एनक्लोज आएगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, क्या वो सिग्मा इंटू डी आएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी ए कट गया तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आया, इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई? So this is what you are having, the electrical field just outside the conductor which is in electrostatic equilibrium। तो किसी भी अगर कंडक्टर जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, अगर वहां पे आपने कोई भी चार्ज दे दिया है तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड के जस्ट आउटसाइड में कितना, सॉरी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक मिनट। क्या बात समझ आई है? ध्यान सुनना मेरी बात, अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर अगर तुम चार्ज दिए प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर के कहाँ पे मिलेगी, ये मान लो पूरा ये सब कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है। हमने ये पढ़ा था कि चार्ज कहाँ पे मिलेगी इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर के सरफेस पे मिलेगी। तो इस कंडक्टर के सरफेस पे मिलेगी और जहाँ कंडक्टिंग मटेरियल है वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे 0 है। तो इस रीजन पे पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है। ऐसा कैसे लिखा सर आपने, क्योंकि याद करो मैंने तुम्हें पढ़ाया है प्रीवियस क्लासेस में, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, याद है। तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है दैट मीन्स पोटेंशियल क्या है, क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका मतलब जहाँ पे भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम पोटेंशियल। तो हर जगह पे सेम पोटेंशियल है, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर ऐसा है तो पोटेंशियल 2 पॉइंट पे डिफरेंट होना चाहिए, बट हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 और पोटेंशियल 2, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड होती तो 2 पॉइंट पे, मतलब इस कंडक्टर के अंदर जहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, मान लो एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो अगर ए और बी पॉइंट की पोटेंशियल अलग अलग है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करती है। बट ऐसा नहीं देखा गया है बिकॉज, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस कंडक्टर के अंदर रहेगी, मतलब तो फिर उस केस में हमारा चार्ज जो है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। बट बिकॉज हमने बोला है कि कंडक्टिंग मटेरियल में कोई भी चार्ज नहीं दे सकता, बिकॉज कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, तो फिर ये भी ट्रू होगा कि कंडक्टिंग मटेरियल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है। अब देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये सरफेस पे, तो
अभी अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मैं इस सरफेस से बनाऊं तो ये सरफेस से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी। जस्ट सरफेस से जब ये निकलेंगी तो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस। कोई और एंगल पे ये नहीं हो सकती, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया, क्योंकि अगर कोई दूसरे एंगल पे हुआ 90 डिग्री छोड़ के तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो अलोंग द सरफेस होंगे ये अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे जो भी चार्जेस प्रेजेंट है सरफेस पे वो चार्जेस अपने आप इस फील्ड के अलोंग मूव करने लगेंगे। बिकॉज आपको पता है कि जो फोर्स लगता है कोई भी चार्ज के ऊपर दैट इज गिवन बाय Q into E। क्या मेरी बात समझ में आई है? दैट इज गिवन बाय Q into E। तो इस सरफेस इस कंडक्टर के सरफेस पे चार्जेस मूव करने लगते which is not feasible because of electrostatics। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे हैं तो इसका इसका मतलब समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। when we are talking about electrostatics we are talking about charges। electro means we are talking about charges, at statics means we are talking about charges at rest। charges at rest तो फिर ये मूव नहीं करेगा, चार्ज रेस्ट पे है, क्योंकि चार्जेस जब कंडक्टर में मूव करेंगे वो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा या फिर कॉन्सेप्ट ही ये है कि यहाँ पे चार्जेस रेस्ट पे है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये समझना जरूरी है। क्या आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आया मैंने क्या बोला है? कि जो भी सरफेस पे आप चार्जेस जो भी आपने कंडक्टर को चार्ज दिया है वो चार्ज सरफेस पे आएंगी, जिसके कारण वो सरफेस क्या सरफेस बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब उस सरफेस पे जिस जगह पे चार्ज गया हुआ है वो वहीं पे रहेगा, वो अपने आप दूसरे जगह पे मूव नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्योंकि मूव करने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड होना जरूरी है, और हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो सरफेस से जस्ट बाहर निकलेंगी इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज किया गया है इन डिराइविंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है? जब मैंने ये बोला कि जो भी डीए है, इस डीए में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट है दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस लिए हैं डीए के ऊपर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लिए हैं और कोई एंगल पे नहीं लिया है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या क्लैरिटी है ये? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखिए सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ध्यान से देखिएगा। अभी अभी हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर? ध्यान से देखिए, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपर जब हमने चार्ज दिया तो हमने देखा कि ये जो चार्ज है ये चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं, इक्वली हर पॉइंट्स पे नहीं है, किसी पॉइंट पे ज्यादा किसी पॉइंट पे कम है, डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिसके कारण इस सरफेस के ऊपर जब एक चार्ज आता है ना तो इस सरफेस के अंदर एक एक टेंशन डेवलप होती है या तनाव डेवलप होता है। हिंदी में जिसे हम बोलते हैं तनाव, टेंशन डेवलप होता है इसके अंदर। तो ये टेंशन जो डेवलप होता है इसके अंदर, बिकॉज ये जो चार्जेस है चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये टेंशन डेवलप होता है इस सरफेस के ऊपर, और जिसके कारण इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ये निकालना है। ठीक है, सो हाउ वुड वी फाइंड दैट? कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ये हम लोग कैसे निकालेंगे? लेट्स ट्राई टू सी दिस। ध्यान से देखते हैं इसको, देखो ध्यान से। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करते हैं इस कंडक्टर का, एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करते हैं जिसका एरिया मान लेते हैं डी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो कितना हो जाएगा? वो प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स जो आएगा वो फोर्स कितना आएगा? वो फोर्स आएगा
अगर इस छोटे से डीए में मान लो जो सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, बिकॉज अलग अलग जगहों पे सिग्मा अलग अलग होगी, तो इस डीए के अंदर भी सिग्मा का वेरिएशन है, बट बहुत स्मॉल है बिकॉज एरिया काफी छोटा है। तो हम इसके ऊपर जो चार्ज मान सकते हैं इट इज इक्वल टू सिग्मा डी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, इट विल बी डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन एरिया। एरिया ऑफ दिस सरफेस कितना है, इट इज डी ए, दिस इज व्हाट वी विल गेट। अब ध्यान से देखें डी क्यू is what, dq is sigma into dA। इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, अभी हमने निकाला इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी निकाला था कंडक्टर के जस्ट बाहर में इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन डीए। तो आपका आंसर आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको थोड़ा सा अक्ल लगाना है, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो इस डीए एलिमेंट जो आपने लिया, इस डी एलिमेंट में कितना चार्ज आया डी क्यू, वो कितना होगा, दैट विल बी सिग्मा इंटू डी ए इंटू ई। इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा डी ए को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया आपने, सो यू गॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का अपना फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये फॉर्मूला जो है ये गलत है। क्या आप एक मिनट सोच के बता सकते हो कि ये फॉर्मूला गलत क्यों है? आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूला रटने से बात नहीं बनती है, आपको समझना पड़ेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप एक मिनट सोच के बता सकते हो कि ये फॉर्मूला क्यों गलत है, लॉजिकली सोच के? हाँ जी, देखिए ध्यान से, अगर आप लॉजिकली सोच पा रहे हो, मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्स आपने लगाया है, ये फोर्स की वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट की, डी क्यू इंटू ई। अब यहाँ पे ये ये डीए एलिमेंट पे जितना चार्ज है विच इज सिग्मा इंटू डीए, ठीक है, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा? क्या ये डीए पे जितना चार्ज है उसको छोड़ के रिमेनिंग जगहों पे जितना चार्ज है, डीए एलिमेंट को छोड़ के रिमेनिंग जगहों पे जितना चार्ज है, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग सरफेस को मैं रेड से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे रिमेनिंग सरफेस पे जितना चार्ज है, क्या वो जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड इस जगह पे क्रिएट करेगा इस सरफेस के जस्ट बाहर, क्या दैट हैज टू बी कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट इन द एलिमेंट डीए? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि सपोज यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज Q3 है। तो अगर मुझे Q3 के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो मैं
Q3 जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे Q1 के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालूंगा और Q2 के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालूंगा। Q3 का इलेक्ट्रिकल फील्ड हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज Q3 जो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करेगा वो अपने आप के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। उसी तरीके से जब आपने ये DA एलिमेंट कंसिडर किया है और इस DA एलिमेंट में आपने जो चार्ज बोला है विच इज इक्वल टू सिग्मा इनटू DA, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो DA एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग पोर्शन में जितना चार्ज है उसके कारण इस जगह पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको निकालनी पड़ेगी। बट याद करो गॉस लॉ लगाते वक्त आपको बताया गया था, आपने यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है अभी आपने तुरंत इसे आपने सॉल्व किया था, आपने यहाँ का इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन निकाला था, ये आपने गॉस लॉ लगा के निकाला था। और गॉस लॉ ये बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस, मतलब जो जो DA एलिमेंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण भी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो भी कंसिडर किया गया है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो DA के ऊपर फोर्स लगाएगा वो DA के अंदर जो DA के अंदर जो एलिमेंट है जो चार्ज है DQ, वो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें कंसिडर नहीं करना है बिकॉज खुद के इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो चार्ज अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट कर रहा है वो दूसरे किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको अभी थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है आपको इस जगह पे, जो आपने अभी निकाला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, समझिए ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस मींस DA के बाहर जितना चार्ज है और DA के अंदर जितना चार्ज है सबके कारण आप वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालो विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपका टारगेट क्या है, आपको वो इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए जो DA एलिमेंट के जस्ट बाहर है लेकिन बिकॉज ऑफ द चार्जेस अदर देन द चार्ज प्रेजेंट इन DA चाहिए आपको, बिकॉज DA के अंदर जो चार्ज है वो खुद अपने ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं सकता, क्योंकि हमने ये जो फोर्स कंसीडर किया है दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट इन द एलिमेंट DA। तो खुद का चार्ज है वो अपने आप के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज लूं प्लस Q, ये चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण ये चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए और वो अगर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ जाए तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फील्ड खुद अपने ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? अब सुनो ध्यान से। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज इन DA प्लस इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज आउटसाइड DA। ध्यान से सुनना, हमें ये वाला वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट जो है वो आया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ एलिमेंट DA। ये निकालना हमारे लिए कोई खास बात नहीं है, ये एलिमेंट DA है, इस DA एलिमेंट से कुछ दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है जस्ट आउटसाइड। तो देखो DA स्मॉल है, लॉजिक समझना, DA इज स्मॉल, लेकिन DA के कंपैरिजन में, सुनना इस चीज को समझना, ये समझ नहीं आती है सबको, DA के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, जो डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, वो काफी कम है, वो काफी कम है। ये समझना है आपको, वो काफी कम है। मतलब मान ले मैंने एक छोटा सा एरिया लिया है DA 1 मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए जस्ट आउटसाइड दिस 1 mm स्क्वायर एरिया, वो डिस्टेंस है सपोज 10⁻⁻15 मीटर।
तो लॉजिकली सोच 10⁻⁻15 मीटर के कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, यस और नो। तो क्या मैंने आपको समझाया था कि a very your finger can also be infinite, your nail can also be infinite, all will depend upon कि उसके कंपैरिजन में आप कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाह रहे हो। आपको ये सुनना पड़ेगा मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको बताया था, याद है कि इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं होना कि आपको एकदम पूरा एक ऐसा एक शीट बना देनी है जो वर्ल्ड से भी ज्यादा बड़ी होगी, यूनिवर्स से भी ज्यादा बड़ी होगी, नहीं ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि आपकी फिंगर भी इनफाइनाइट हो सकती है। उसी तरीके से ये डीए एलिमेंट जो है, एरिया जो है, उसका जो डायमेंशन है जिससे वो एरिया बना है, उसके कंपैरिजन में जिस डिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो अगर बहुत बहुत छोटा हो उसके कंपैरिजन में, तब ये डीए एरिया भी हमारे लिए इनफाइनाइट हो सकता है। और याद करो, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, एक इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, क्या वो सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होती है? याद करो, होती है क्या? तो इसका मतलब ये डीए एलिमेंट में जो चार्ज है उसके कारण इसके जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, इट विल बी सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड द डीए बिकॉज ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इन द डीए, एंड दैट प्लस ई आउटसाइड डीए। यही आउटसाइड डीए तो आपको निकालना है। तो देयरफॉर ई आउटसाइड डीए वाला जो वैल्यू है वो आ जाएगी सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि इस डीए के बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग चार्जेस, जो चार्ज डीए एलिमेंट पे है उसको छोड़ के बाकी पूरा जगह का चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड जो यहाँ पे बन रहा है वो है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन। तो फिर आपका सही आंसर क्या आएगा? आपका सही आंसर आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डीए का, तो आपको यहाँ पे इसके जस्ट बाहर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग चार्जेस जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वो है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स आ जाएगा चार्ज विच इज सिग्मा इनटू डीए इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होगा अपॉन एरिया विच इज डीए। डीए डीए कट गया, आपका रिजल्ट आया सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अब आप अगर ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हुई तो हर डिफरेंट पॉइंट पे जो सिग्मा होगी वो अलग अलग होगी। यहाँ पे कहीं पे सिग्मा 1, यहाँ पे कहीं पे सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5। on sigma 1 is not equal to sigma 2 is not equal to sigma 3 is not equal to sigma 4 is not equal to sigma 5 and so on, ऐसे चलता रहेगा। तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगी अलग अलग पॉइंट पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज अलग अलग पॉइंट पे सिग्मा अलग अलग है तो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अलग अलग होगा। तो बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, इसीलिए अगर कोई भी ऐसा कंडक्टर बना जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिफॉर्म नहीं है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होने के कारण ये कंडक्टर रप्चर भी कर सकता है। कंडक्टर कैन रप्चर, तो कंडक्टर कैन रप्चर मतलब वो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्रियल डिजाइन्स में, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स मतलब जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल मशीनरी बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन में हमें जनरली कंडक्टर सरफेस जो मिलता है वो स्फेरिकल मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्योंकि अगर स्फेरिकल मिलेगा तो सिग्मा हर जगह पे सेम होगी, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सेम होगी, तो फिर उसके रप्चर के चांसेस कम हो जाएंगे। कहीं ज्यादा कहीं कम तो रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंडस्ट्रियल मोटर्स, जनरेटर्स जो भी देखते हैं ना, तो उनका जो आउटर बॉडी रहेगा ना, तुम्हें हमेशा वो सर्कुलर शेप में दिखेगा या स्फेरिकल शेप में दिखेगा। कभी भी वो ऐसा कोई आड़ा तिरछा कोई भी शेप नहीं पॉसिबल है उसके लिए, उसको एक पर्टिकुलर शेप ही होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट।
क्या मेरी बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो एवरीवन, फिर से इस चीज को समझो, एक बार ध्यान से सुनना। हम क्या निकाल रहे हैं, हमने ध्यान सुनना, हमने क्या क्या पढ़ा, सुनो ध्यान से। हमने आज दो इम्पॉर्टेंट चीजें पढ़ी है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। एक है इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर। अब जब मैं ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल रहा हूँ, बिकॉज हमने भी डिस्कशन कर लिया, तो मैं आपको पूछ सकता हूँ ये सवाल, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल रहा हूँ ये कौन सा इलेक्ट्रिकल फील्ड है? बिकॉज हम गॉस तो लगा रहे हैं, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है। मतलब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस दैट इज प्रेजेंट। मींस वो चार्ज जो डीए एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है और जो डीए एलिमेंट के बाहर प्रेजेंट है, सबके कारण उस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड डीए के जस्ट बाहर हम निकाल रहे हैं, एंड दैट वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको निकालने का तरीका क्या हुआ, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं और उस एलिमेंट को एनक्लोज कर रहे हैं एक गॉसियन सरफेस के अंदर। उस एलिमेंट को एनक्लोज कर रहे हैं एक गॉसियन सरफेस के अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर हम उस एलिमेंट को एनक्लोज कर रहे हैं एक गॉसियन सरफेस के अंदर, तो हमने गॉस लॉ लगाया ई डॉट डी एस इक्वल टू, या ई डॉट डी ए इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसको अच्छे से एलिमेंट वाइज ब्रेक किया। तो जो हमने एलिमेंट बनाया उसका एक कर्व सरफेस एरिया है और दो फ्लैट सरफेसेस। ठीक है, क्या है, एक कर्व्ड है और दो फ्लैट सरफेसेस है। एक फ्लैट सरफेस जो इस कंडक्टर के बाहर है और एक फ्लैट सरफेस जो इस कंडक्टर के अंदर है। ये वाला दिख रहा है, ये बाहर वाला सरफेस कंडक्टर के बाहर है, और ये जो है ये कंडक्टर के अंदर है। ये अंदर वाला जो है फ्लैट सरफेस, जो इनर फ्लैट सरफेस है, उसके कारण ई डॉट डी ए की वैल्यू 0 आ गई, बिकॉज ये जो इनर वाला फ्लैट सरफेस है ये इस कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, और कंडक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, 0 होगा। पढ़ा था हमने, कोई भी अगर चार्ज हम देंगे तो वो चार्ज हमें कहाँ मिलेगा, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड के वो सरफेस पे मिलेगा या अंदर मिलेगा? सरफेस पे मिलेगा। तो हमने ये बोला कि जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा 0 होगा। तो इसके कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, ये 0 हो गई। तो इसीलिए ये डीए के कारण कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं हुआ, वो 0 हो गया। आउटर फ्लैट सरफेस के कारण ई डॉट डी ए की वैल्यू ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 हुआ। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे एरो से दिखाई है देखो, और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस एरिया है, व्हिच इज 90 डिग्री दोनों के बीच में। तो इसके कारण भी 0 हुआ। फिर हमने गॉस लॉ लगा दिया, उससे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो मिली वो मिली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, आपको समझ में आया? ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं, बोलो। क्लियर है ये पहली चीज हमने पढ़ी। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। इससे हमें एक बात और समझ में आती है, इसके साथ ही जो एलाइड कॉन्सेप्ट था वो मैंने ये बोला कि कोई भी सरफेस जिसके ऊपर आप अगर चार्ज दोगे तो वो जो चार्ज है वो चार्ज पूरा उस सरफेस पे रहेगा, और ये चार्ज जो है इस सरफेस के ऊपर आके सिंपली बैठ जाता है, रेस्ट पे रहता है, ये मूव नहीं करता है। ये ऑब्जर्वेशन से एक बात समझ में आई कि ये जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज आया, जिसके कारण ये सरफेस क्या सरफेस बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम क्यों बोल रहे हैं, समझो इस चीज को लॉजिकली। हम इसलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं बिकॉज इस सरफेस के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है। और हमें पता है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए तभी मूव कर सकता है जब दो जगहों पे क्या डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। एंड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है, इसका मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस हर जगह पे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने कोई और एंगल ले लिया तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के आपको दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। पैरेलल वाला कंपोनेंट उस जगह पे जो चार्ज है उसको ऑटोमेटिकली मूव कराएगा, बिकॉज चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगती है वो लगती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और चार्ज ऑटोमेटिकली मूव करने लगेगा। चार्ज मूव करने लगेगा मतलब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है,
बिकॉज आपने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, वो खुद ब खुद मूव कर रहा है। बट ये तो देखा नहीं गया है, इसीलिए ये बोला जाता है कि जो सरफेस से जस्ट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी वो परपेंडिकुलर होगी। हाँ, ये अलग बात है कि सरफेस से जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन बाहर जाने के बाद वो आड़ी तिरछी हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। बाहर जाके वो आड़ी तिरछी हो सकती है, लेकिन जैसे जब वो बाहर निकल रही होगी, तुरंत जब बाहर निकल रही होगी सरफेस से, तो वो परपेंडिकुलर ही होगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है एवरीवन? बोलना पड़ेगा एवरीवन, क्लियर है? इसके बाद हमने लास्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये 3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपका रेस्पॉन्स बहुत कम आया है इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये हम क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। हमने एक सरफेस लिया है, सुनना ध्यान से, समझने की कोशिश करना। हमने एक सरफेस लिया है, उस सरफेस के ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया है, तो वो चार्ज देने के कारण उस सरफेस के अंदर एक टेंशन या तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव क्यों उत्पन्न होगा? बिकॉज ये सारे जो चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसके कारण इसके अंदर एक खिंचाव या तनाव या टेंशन डेवलप होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होती है। अब सवाल क्या था कि प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। फोर्स कैसे निकालें? फोर्स निकालेंगे जो इस डीए एलिमेंट, जो हमने कंसिडर किया ये डीए एलिमेंट, इस डीए एलिमेंट पे जो चार्ज है उसके साथ इनटू करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने किया, तो पहले जो रिजल्ट आया सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमें लग रहा था कि ये सही है, बट ये गलत निकला। क्यों गलत निकला? क्यों गलत निकला? कोई बता सकता है ये पॉइंट? मैंने एक्सप्लेन किया था, लेट मी सी वेदर यू हैव गॉट इट और नॉट। कोई बता सकते हो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट का जो फॉर्मूला आया वो गलत मैंने बोला था, वो क्यों गलत आया? मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, कोई बता सकता है? एनीवन बता सकते हो क्यों क्यों ये गलत निकला? व्हाई डू यू थिंक कि सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट गलत निकला, जो कि सही आंसर क्या था? सिग्मा स्क्वायर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सही आंसर था सिग्मा स्क्वायर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों गलत निकला ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था अभी तुरंत। क्या बता सकते हो? बताओ। देखो, इसलिए देखो, देखो तुम्हारा रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, मतलब अब मैं क्या बोलूं, है ना? क्यों? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये देखो, ये एक एलिमेंट है, ये डी एलिमेंट है, एंड ये मेरा सरफेस पूरा ऐसा ऐसा कुछ गया हुआ है। ये डी एलिमेंट हमने ले लिया। ये डी एलिमेंट के बाहर भी तो चार्ज है, पूरे सरफेस पे फैला हुआ। ये सरफेस दिखा रहा हूँ, है ना? वॉल्यूम मत कंसिडर करना, पूरा चार्ज सरफेस पे। और ये डी एलिमेंट पे जो चार्ज है वो चार्ज इज समथिंग दिस। इसके ऊपर जो चार्ज आया डी क्यू, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। इस जगह पे सिग्मा कांस्टेंट मान। अब इसके जस्ट बाहर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमने निकाला था गॉस लॉ लगा के, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड था बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज इन डीए प्लस इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन सरफेस अदर देन डी और आउटसाइड डी। तो सभी जगहों के जो चार्जेस था, सबके कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड आई। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो भी चार्ज है
उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा ये रेड कलर वाले जितने चार्जेस हैं विच इज आउटसाइड दैट एलिमेंट, उनके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डीए एलिमेंट में जो चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। खुद डीए एलिमेंट में जो चार्ज प्रेजेंट है उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड खुद अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? बेटा एक बात समझ, मान ले एक चार्ज प्लस क्यू लिया तूने, ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करेगा क्या? अभी तक गॉस लॉ पढ़ते आ रहे हैं ना, 3D में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जाएंगी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है क्या ये इस खुद इस चार्ज प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस फील्ड पे कोई अगर दूसरा चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा, खुद अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो नेट आई वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ डीए प्लस इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड डीए। इसी को हमने सॉल्व किया। इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ डीए, डीए के एलिमेंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट लिया। वो इसलिए लिया बिकॉज हमने ये बोला कि डीए तो छोटा है नो डाउट, लेकिन इसके कंपैरिजन में जिस डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए वो उससे और छोटा है। डीए मान लो 1 mm स्क्वायर, और जितने दूरी पे चाहिए हमें सरफेस के वो है मान लो 10 to the power -20 मीटर। तो 10 to the power -20 मीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया या उसके डायमेंशंस। तो इसीलिए हमने इस डीए एरिया को क्या मान लिया है? इनफाइनाइट मान लिया है, बिकॉज़ इनफिनिटी से रिलेटेड था। और किसी इनफाइनाइट शीट के जस्ट सामने या उसके सामने इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है क्या वो सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होती है। इसीलिए हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डीए सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन लिखा। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड डीए यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड डीए जो आया वो आया सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमें यूज करना पड़ेगा to get our answer। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? Everyone, did you get this? I hope you get this। ठीक है।